जय हिंद एवरीवन। तो मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक नई जानकारी। तो आज का ये जो नया वीडियो है ये हमारा करंट से भी रिलेटेड है, हमारा ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और हमारा डिफेंस से भी रिलेटेड है। तो बिल्कुल इस जानकारी को हम लोग जानते हैं उज्बेकिस्तान नामक देश से। तो बिना समय गवाए हम अपना ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हम क्या खबर लेके आए हैं, क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर एक तरह से क्या किया है, हामी भरी है, हस्ताक्षर किया है ना। तो भारत और उज्बेकिस्तान में तो जब भी आप इस तरह की कोई भी खबर पढ़ें, इस तरह का जो भी करंट अफेयर, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना रहता है कि वो देश हमारा स्थित कहाँ पे है, यानी कि उस देश की हमारी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो हमारा उज्बेकिस्तान नामक देश है ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो हमारा ये भारत, हमारा प्यारा भारत, उसके बगल में यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, भारत के ऊपर ही ताजिकिस्तान है और ताजिकिस्तान से टच करता हुआ ये आपका क्या है, उज्बेकिस्तान। आपने इतिहास में बाबर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बाबर जो आया था समरकंद घाटी है ना, फरगाना वैली, जो समरकंद आपका है, फरगाना घाटी है, वो इधर से ही यानी उज्बेकिस्तान नामक देश से ही होते हुए आया था और भारत आया था। तो ऐतिहासिक रूप से भी उज्बेकिस्तान एक तरह से काफ़ी इसमें से जुड़ाव रहा है। और फिर उसके बाद आपका उज्बेकिस्तान की ही राजधानी है ताशकंद। ताशकंद एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थी, उनकी जो असमय मृत्यु हुई थी, जो बड़ी ही मतलब एक तरह से आश्चर्यजनक परिस्थितियों में, वो भी ताशकंद में ही हुई थी। पाकिस्तान के साथ जो ताशकंद समझौता हो रहा था ना, जो कि आपके पाकिस्तान वॉर के बाद आपका हुआ था, तो ये वही है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी देखिए ताशकंद है। नक्शे में हमने पूरा देख लिया। यहाँ पे एक सी पड़ता है, अरेल सी, अदरवाइज ये बहुत छोटा सी है। अदरवाइज ये पूरी कंट्री आपको दिख रही है लैंड लॉक्ड, किसी बड़े महासागर से जुड़ी हुई ये नहीं है, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश है। आसपास के देश देख लीजिए, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर इसके काजाकिस्तान पड़ता है और इधर एक छोटा सा बॉर्डर इसका इधर किससे टच करता है, किर्गिस्तान से टच करता है। तो ये पांचों सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की कंट्रीज हैं और भारत के साथ इन कंट्रीज के संबंध अच्छे हैं। इधर आपका ये कैस्पियन सी मिलता है, उसके नीचे ईरान पड़ता है, तो यही है उज्बेकिस्तान। अब देखते हैं उज्बेकिस्तान के साथ हमने ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी द्विपक्षीय जो हमने निवेश की ट्रीटी की है। हालांकि एक चीज़ आप समझिएगा, ये जो उज्बेकिस्तान है रिहायशी एरिया यहाँ पे ईस्टर्न हिस्से में ही है, इधर ज़्यादातर हिस्सा आपका क्या है, रेगिस्तानी है। यहाँ पे काराकुम डिजर्ट पड़ता है, के ऊपर कौन सा डेजर्ट पड़ता है, किजिलकुम डेजर्ट पड़ता है। खासतौर से हमारे जो सीडीएस और एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। अब हम आगे आते हैं अपनी आज की न्यूज़ पे। द साइनिंग ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन बोथ द नेशन विल प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड क्रिएट अ मोर रोबस्ट एंड रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि इस तरह का ये जो साइनिंग ऑफ, ये जो ट्रीटी आपकी एक तरह से साइन हुई है, तो इस ट्रीटी के साइन होने के साथ यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट बनेगा, यानी कि निवेश का एक आपका क्या होगा, एक ऐसा माहौल तैयार होगा जिससे अब जब कहीं पे निवेश होता है यानी पैसा खर्च किया जाता है, कोई नया बिजनेस लगाया जाता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी डेवलप होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, है ना। तो और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी चाहिए होगी, तो यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके ये जो संधि साइन हो गई है, इससे दोनों देशों के जो आपके निवेशक होंगे, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो उसमें एक तरह से उनका निवेशकों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब अबाउट इस ट्रीटी के बारे में हम लोग जान जाते हैं, है ना। तो इस ट्रीटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बिट यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, यानी दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वन स्टेट और अनदर स्टेट, यानी कि यहाँ पे दोनों ही देशों के निवेशकों को प्रोटेक्शन मिला हुआ। रेसिप्रोकल ऐसा नहीं केवल भारत के लोग वहाँ पे निवेश करेंगे उनको सुविधाएं मिलेंगी, उज्बेकिस्तान के भारत में करेंगे उन्हें भी वही सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, फिर इंडिया ने अप्रूव किया है नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये जो आपका टेक्स्ट, ये जो आपका 2015 में था, विच रिप्लेस्ड इंडियन मॉडल, ये आपका 1993 को। तो इसको जो 1993 में पहली एक आपकी क्या थी, ट्रीटी की संधि की जो बातें थी, उसको इंडिया ने फिर से रीमॉडल किया था 2015 में, अभी उसको इंडिया ने रीअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी एक तरह की आर्थिक साझेदारी आपका क्या किया है, एग्रीमेंट किया गया है, किसके साथ, उज्बेकिस्तान। अब हम जान लेते हैं ये जो नई संधि उज्बेकिस्तान के साथ हमारी हुई है, इसके क्या क्या प्रमुख प्रमुख गुण हैं। तो इन गुणों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये एक तो क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट है,
सिमिलर ट्रीटमेंट एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे हमारे खुद के देश के निवेशक हमारे देश में जैसे अगर आपका इन्वेस्ट करते हैं उनको जो सहूलियतें मिलेंगी वही एक विदेशी को, यानी उज्बेकिस्तान के, बाकी सारे विदेशियों को नहीं, क्योंकि उज्बेकिस्तान के साथ हमारा समझौता हो गया है। तो ये यानी कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो एक अलग स्तर पे चले गए हैं। उज्बेकिस्तान आगे हम फिर देखेंगे उज्बेकिस्तान क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, डिफेंस के नज़रिए से हम जानेंगे, है ना, चूंकि आप सभी लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, यानी लिमिटिंग ईच कंट्रीज एबिलिटी टू टेक ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो इससे भी प्रोटेक्शन भी दिलाने के लिए, अगर सबको इसी तरह की सुविधाएं दे देंगे तो कोई भी देश, अब चाइना वाइना भी आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो ऐसे में, और चाइना वैसे भी उसके पास धन बहुत ज़्यादा है, वो ज़मीन ऐसे देखता रहता है, तो लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ होती है वो बहुत ही एक तरह से एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की होती है, इस वजह से हम सबको ये सुविधा नहीं देते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दोनों देशों के बीच में जो भी आपके जो भी मतलब एक तरह से विवाद के मुद्दे हैं उनको यहाँ पे, मतलब इन्वेस्टमेंट, अब पैसा रुपए की बात होती है तो थोड़े बहुत कुछ चीज़ें मतलब एक तरह से विवाद भी होते हैं ना, तो उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्प्यूट्स को भी यहाँ पे ओवरकम किया जाएगा, यानी उन्हें भी यहाँ पे एक तरह से सहूलियतें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन में। अब ये तो करंट में क्यों ये न्यूज़ में था, तो ये आपका हो गया। इसमें से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, किस मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय आपकी क्या की है, निवेश संधि साइन की है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो उसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसकी राजधानी आपसे पूछे तो उसका आंसर ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान इंडिया का की पार्टनर है, बहुत प्रमुख पार्टनर है सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में। सेंट्रल एशिया के भी हमने 5 देश देखे, कौन कौन से, फिर से रिवाइज करो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। और ये पांचों में एक्चुअली जनजातियों के नाम पे इन देशों के नाम है। उज्बेकिस्तान में उज्बेक जनजाति सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना, और जो आपका तुर्कमेनिस्तान है वहाँ तुर्क पाए जाते हैं, ताजिकिस्तान में ताजिक पाए जाते हैं, कजाकिस्तान में कजाक पाए जाते हैं, और आपके जो आपका किर्गिस्तान है वहाँ पे किर्गिज जनजाति, ठीक है। इनकी मतलब कि बहुलता बहुत ज़्यादा है, बाकी पाए तो और भी जनजाति के लोग हैं लेकिन यहाँ पे इनकी मैक्सिमम आबादी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया में भारत का बहुत प्रमुख मित्र है उज्बेकिस्तान। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड्स, और भारत के इसके साथ बहुत सारे मतलब अलग अलग लेवल पे इसके हैं भारत के साथ। आर्थिक रिश्तों में देख लें तो इंडिया और ये जो उज्बेकिस्तान है इंडिया के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में आता है, यानी कि जो शीर्ष के जो आपके क्या है व्यापारिक साझेदार हैं उसमें आपका टॉप 10 में उज्बेकिस्तान आता है। सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात की जाए कि यानी कि रक्षा सहयोग के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें कि रक्षा सहयोग हमारा इनके साथ किस लेवल का कैसे क्या है, तो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी, कौन सी होती है, दस्तलिक हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि किसके साथ होती है, उज्बेकिस्तान के साथ होती है। यानी भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की जो आपकी जो सेनाएं हैं वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दस्तलिक। इसके अलावा ये दोनों देश कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी मेंबर हैं। अब वो संगठन कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो मल्टीलैटरल इंगेजमेंट, कई बहुपक्षीय इनकी क्या है एंगेजमेंट है एक दूसरे के साथ। कैसे, बोथ कंट्रीज कोऑपरेट इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स लाइक UN, G20, ब्रिक्स एंड SCO। अच्छा, इसमें देखना SCO का मेंबर है, SCO का मेंबर कौन है, SCO का मेंबर आपका ये उज्बेकिस्तान भी है और इंडिया भी है ना। अगर मैं SCO के बारे में बताऊं, SCO का फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इस बार आपके मतलब एक तरह से CDS में क्वेश्चन भी इससे पूछा गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बार इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, काजाकिस्तान के। पिछले बार किसके पास थी, भारत के पास थी SCO की। SCO में टोटल मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। अभी 10वां कौन सा जुड़ा है, बेलारूस जुड़ा है। 9वां कौन सा था, ईरान जुड़ा था। जब भारत में मीटिंग हुई थी तब ईरान जुड़ा था। कुल मिला के अब 10 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से चलिए हम 10 रिवाइज करा देते हैं। 4 तो हमारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, सेंट्रल एशिया के यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। फिर 4 ये हो गए, 1 हो गया इंडिया और पाकिस्तान, 2 ये हो गए, 4 2 6, फिर 1 हो गया रशिया और चाइना, 6 2 8 हो गए। 9वां बना था ईरान और 10वां अभी बेलारूस बना, ठीक है। बेलारूस कौन, वो जो रशिया का छोटा भाई है ना, जो भी रशिया बोलता है वो बेलारूस का, ठीक है। बेलारूस में भी एक तरह की क्या चल रही है, तानाशाही चल रही है। किसकी तानाशाही चल रही है, अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको की, है ना। उनको भी एक तरह से पागल ही बोला जाता है। आपने उनका उसको क्या कहते हैं
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का तो आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन लुकाशेंको को इतना ज़्यादा आप नहीं सुनते होंगे। चलिए खैर, अब हम आगे आ जाते हैं। बाकी ये जो आपके यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन भारत भी है, उज्बेकिस्तान। G20 का उज्बेकिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट की तरह रहता है। G20 में केवल आपके 19 विश्व के जो बहुत ज़्यादा जीडीपी में हाई और डेवलप्ड देश हैं वो आपके हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है, प्लस अफ्रीकन यूनियन है। तो आप कहेंगे मैम G20 कैसे, है ना, है तो केवल 19 देश और 2 संगठन है, एक अफ्रीकन यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद ब्रिक्स। ब्रिक्स में भी जो आपके देश हैं वो आपका उज्बेकिस्तान देश नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस। हाँ, हो सकता है आगे अगले साल की जो मीटिंग हो या इसी साल की जो आपकी सितंबर अक्टूबर में जो आपकी मीटिंग होगी, देखने लायक मीटिंग होगी इस बार ब्रिक्स, है ना, उसको भी हम कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में हमारे। तो उसमें भी पुतिन, मतलब एक तरह से रशिया में मीटिंग हो रही है। देखो कौन कौन से नए मेंबर्स उसमें जुड़ते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि हाल में ब्रिक्स के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको बताना है। तो फिर उसके बाद इसमें हम आगे देखते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशंस पे आगे। भारत और उज्बेकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार से। भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों में हम आएंगे तो सबसे पहले आता है पीपल टू पीपल टाइज, लोगों का लोगों से मतलब किस तरह के संबंध, ठीक है। देयर इज एन एस्टिमेटेड इंडियन कम्युनिटी ऑफ 14,000 इन उज्बेकिस्तान। तो भारत के लगभग 14,000 नागरिक जो कि कहाँ रह रहे हैं, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका होगा। और एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अगर बात की जाए कि एनर्जी सिक्योरिटी में साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद उज्बेकिस्तान फॉर सप्लाइंग यूरेनियम और कॉन्सेंट्रेट। एक चीज़ ये आप देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यानी मध्य एशिया के देश में खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से ही यहाँ पे यूरेनियम वगैरह भी बहुत पाया जाता है। और अब भारत चूँकि क्या कह रहा है कि भाई अब हम कोयला वोयला जला के बिजली नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोयला जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो फिर अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अब हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो हम कहाँ से मंगा रहे हैं, हमने इनके साथ एक तरह से क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हमको यूरेनियम कौन प्रोवाइड करेगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की सप्लाई भी करता है। तो ये थी हमारी आज की खबर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने उज्बेकिस्तान का नक्शा भी अच्छे से देख लिया होगा। चलिए, तो उसके पहले आगे अब हम चलते हैं। यह है हमारा शौर्य बैच, टारगेट NDA 1 और NDA 2 2025 के लिए है। नया बैच है, स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप एडमिशन्स अभी ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशंस, आप क्लियर करना चाहते हो, आप अपनी जर्नी को हमारे साथ करना चाहते हो, तो आप ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर आपको के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन केस एनी क्वेरीज आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। और ये हमारा मिलन टावर सिविल लाइंस प्रयागराज, हमारे हेड ऑफिस का यहाँ पे क्या है एड्रेस दिया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपकी तैयारी के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से इसी तरह की नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।